नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा और राज्यसभा में दो विधेयक चर्चा के लिए होंगे पेश। वक्फ पर जेपीसी का कार्यकाल बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव होगा पेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के 99 फाउंडेशन कोर्स के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। महायुति गठबंधन आज कर सकता है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व करेगा दिल्ली में विस्तृत चर्चा। मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ एनआईए का शिकंजा। 6 राज्यों के 22 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। और नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट की वैधता से इजराइल का इनकार। आरोपों को बताया बेतुका। और सबसे पहले बात करते हैं संसद की, जहां शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल सदन के पटल पर रखे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्य विधियां संशोधन बिल 2024 सदन में पेश करेंगी। इस बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की धारा को संशोधित किया जाएगा। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन बिल 2024 सदन के पटल पर बिल को पारित कराने के लिए पेश करेंगे। इस बिल में रेलवे संशोधन एक्ट 1989 में बदलाव लाने का प्रावधान है। इसके साथ ही लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया जाएगा। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे। तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी पेश करेंगे। इस बिल के माध्यम से तेल क्षेत्र विनियमन और विकास अधिनियम 1948 संशोधित किया जाएगा। इसके बाद उच्च सदन में दूसरा विधेयक भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश होगा। केंद्रीय मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए प्रस्तावित करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में कई अहम पत्र मंत्रालय द्वारा सभा पटल पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर आज लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और दिलीप सैकिया जेपीसी का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव करेंगे। दरअसल समिति की बुधवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से इस पर निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति को इस सप्ताह के अंत तक रिपोर्ट देनी थी। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का कहना है कि समिति के सभी सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी और इसको डिटेल डिस्कशंस के लिए अभी मंत्रालयों को कुछ बुलाना, कुछ राज्यों को बुलाना है। तो मेरी राय ये बनी है कि अब हम इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के टेन्योर के एक्सटेंशन के लिए मैं हाउस में एक रेजोल्यूशन मूव करूंगा। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ गए। ऋषि, हम जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र इस वक्त चालू है और कई अहम लोकहित और राष्ट्रहित से जुड़े विधेयक जो हैं वो पेश किए जाने हैं, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर है कि जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए भी प्रस्तावित किया जाएगा। किस लिहाज से ये बहुत अहम हो जाता है संसद में? देखिए, महत्वपूर्ण इस बात से है क्योंकि वक्फ को लेकर जिस तरीके से सरकार इस विधेयक को सदन में लाई थी, उसके बाद ये उस समय तय हुआ था कि इस पर एक संयुक्त संसदीय समिति बने
और संयुक्त संसदीय समिति ने इस पर विस्तार से चर्चा की। लेकिन विपक्ष के कुछ सांसदों की, जो कि सदस्य थे जेपीसी के, उनकी मांग थी कि कुछ और पक्ष ऐसे हैं जिनसे अभी पूछताछ या उनका पक्ष लेना ज़रूरी है। तो ऐसे में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आगे बढ़ाते हुए जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और उनकी बात से वो प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि इस बात को वो मानते हैं कि अभी और जो पक्ष हैं उनको सुनने के लिए जो समिति है उसको बढ़ाना ज़रूरी है। तो ऐसे में ये ज़रूरी होगा कि सदन के पटल पर ये प्रस्ताव लाया जाए कि जो जेपीसी है उसको उसका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जाए। हालांकि इसी सत्र के अंतिम समय तक कार्यकाल को बढ़ाए जाने की खबरें हैं, लेकिन इसमें विपक्ष की तरफ से क्या कुछ और मांग हो सकती है ये देखना होगा, क्योंकि इस जेपीसी के माध्यम से वक्फ से संबंधित जो विधेयक है उस पर विस्तार से चर्चा होने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, जो सदन के पटल पर रखी जाएगी और इन सभी सलाहों को जो रायशुमारी होगी उस पर सरकार संज्ञान लेगी और कौन कौन से बिंदु ऐसे होंगे जिनको कि सरकार इस विधेयक पर समाहित करना चाहेगी, ये सरकार का अधिकार है। और ऐसे में इस विधेयक को पारित करने से पहले सरकार अपनी तरफ से एक नए मसौदे के रूप में, नए विधेयक के रूप में जो भी जेपीसी की मांग है उसका कितना संज्ञान लेते हुए उसको सदन के पटल पर लाने से पहले एक कैबिनेट के जरिए इसको एक बार फिर से पारित करके उसको सदन के पटल पर लाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस मुद्दे पर अब मुझे लगता है कि वक्फ को लेकर जो संशोधित कानून है उसकी जो रिपोर्ट है उस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कि एक आम राय बनती हुई दिख रही है, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं, बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिनको कि विपक्ष ने रखा और सत्ता पक्ष ने रखा। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि जेपीसी के माध्यम से अगर कोई सामूहिक रिपोर्ट बनती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो सदन के पटल पर कई बार कहता है कि उसने जेपीसी का उसका पक्ष अलग रहा, लेकिन मुझे लगता है कि सर विपक्ष के ऊपर एक मॉरल दबाव भी रहेगा कि अगर कोई संयुक्त रूप से ऐसी रिपोर्ट आ जाती है जो कि इस विधेयक को पारित कराने में मददगार साबित हो, तो इसके लिए आज का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि ये जो कार्यकाल है कब तक रखा जाता है। जी, लेकिन लगातार अगर हम देखें ऋषि, तो विपक्ष जेपीसी को लेकर सरकार पर हमलावर रहा और साफ तौर पर जिस तरह से वॉकआउट भी किया गया, हमने संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआती दिनों के दौरान देखा। लगातार विपक्ष का ये आरोप है कि भाई ख़ास तौर पर कि जगदम्बिका पाल जो कि वक्फ कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं कि उन्हें कोई अलग से डायरेक्शंस दे रहा है। तो अब अगर कार्यकाल बढ़ाया जाता है ख़ास तौर पर इस जेपीसी का, तो साफ तौर पर एक आम राय तक पहुंचने के लिए सरकार का ये अहम फॉर्मूला रहेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विपक्ष के खैर आरोप तो वो लगाने में उनके वो स्वतंत्र हैं, लेकिन एक जो परसेप्शन की बात होती है उस परसेप्शन में अब हम कह सकते हैं कि विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा है जो ख़ास तौर से इस जेपीसी को लेकर उसको वो परसेप्शन ख़राब करने की कोशिश करे। क्योंकि आपने समय की बात की, हर एक पक्ष को सुनने की बात की, तो सभी चीज़ों को जब सुना जा रहा है, उनका पक्ष समाहित किया जा रहा है और समय भी अगर बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में विपक्ष के पास इस मसले पर मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा बिंदु होगा। क्योंकि इस पूरे के पूरे विधेयक में इस बात को तय करना कि इसमें एक सामूहिक रिपोर्ट तैयार हो, एक सर्वसम्मत रिपोर्ट तैयार हो, ये इस संयुक्त संसदीय समिति का मूल लक्ष्य है। और इसमें चूंकि जब ये विधेयक लाया गया था तो ये कहा गया था कि जल्दबाजी का विधेयक है या इसमें उन पक्षों को भी सुना जाना चाहिए जो कि इसके मूल प्रभावित लोग हैं। तो जब सभी पक्षों को सुनने के बाद जब कोई रिपोर्ट होगी तो उस विधेयक का पारित होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हमने पूर्व में भी देखा है कि संयुक्त संसदीय समितियों के बाद जब कोई विधेयक लाया जाता है तो चूंकि उसमें विपक्ष अपना पक्ष पहले ही रख चुका होता है तो और उनका समाधान भी निकाला जा चुका होता है, तो ऐसे में उस विधेयक को पारित करने में सरकार को काफ़ी मदद मिलती है। अब जैसे आज की अगर हम पूरी के कार्यवाही को भी देखें तो अब देखना ये है कि हंगामा तो हम लगातार देख ही रहे हैं और कार्य दिवसों के रूप में देखें तो आज तीसरा कार्य दिवस है, जबकि एक दिन हमने संविधान दिवस के रूप में मनाया। तो ऐसे में कितने कार्य दिवस हैं, जिसमें 19 कार्य दिवस में से अगर हम देखें कि 3 कार्य दिवस ऐसे ही बिना किसी कामकाज के खराब हो रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। चूँकि सरकार लगातार कह रही है कि वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है,
चेयरमैन की तरफ से, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से बार बार कहा गया कि आपके पास लेकिन अवसर है, आप ऋषि, जिन मुद्दों को सरकार उठाना तो चाहते कह रही हैं है कि उठा हम सकते चर्चा हैं। के लिए तैयार है, इस लेकिन बात अभी पर भी अड़ना के कार्य स्थगन के माध्यम से ही हो, बिल्कुल वो संभव नहीं है। बिल्कुल सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। खैर, लेकिन अगर हम संसदीय परंपरा की बात करें तो अपनी नई संसदीय पारी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आज संविधान को हाथ में लेकर शपथ ली। उनके लिए ये पारी खासतौर पर एक महिला सांसद के रूप में काफ़ी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए, महिला सांसद के तौर पर कांग्रेस के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया, क्योंकि पूरा का पूरा आज हम कह सकते हैं परिवार संसद में है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी राज्यसभा में है, दोनों भाई बहन लोकसभा में हैं। निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए ये हर्ष की बात है, लेकिन इसमें जो भूमिका है अब वो देखना होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका किस तरीके से डिफाइन होती है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि प्रियंका गांधी संसद जब भी आती थी तो दर्शक दीर्घा के माध्यम से ही पूरी प्रोसीडिंग्स को देखती थी। बहुत सारे अवसर रहे जब वो आई हैं, उन्होंने देखा है, लेकिन अब उनको एक सांसद के रूप में भूमिका निभानी है और किस तरीके से सामंजस्य रहेगा, किन मुद्दों को वो उठाएंगी। निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए तो एक अच्छा ही पक्ष है, लेकिन इसमें ये भी देखना होगा कि विपक्ष के साथ तारतम्य किस तरीके से बनता है। और कांग्रेस के लिए आज का दिन निश्चित तौर से ऐसा है जिसको कि वो सेलिब्रेट करना चाहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी संसद से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो खैर, अभी तो लोकसभा की अगर बात की तो उसे स्थगित कर दिया गया, आगे भी हम आपको इससे जुड़ी तमाम जानकारियां साझा करेंगे। बात करते हैं मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी की, जिससे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ एनआईए देशव्यापी छापेमारी कर रही है। 6 राज्यों के 22 स्थानों पर यह छापेमारी चल रही है और बीते जुलाई एनआईए ने मामला दर्ज किया था। युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने का लालच देकर मानव तस्करी की जा रही थी और युवाओं को जाली कॉल सेंटर में काम करने के लिए विवश यानी मजबूर किया जाता था। इस मामले में पहले भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनआईए की अब तक की तफ्तीश में ये पता चला कि सभी आरोपी तस्करी के एक संगठित गिरोह से जुड़े हुए थे। ये लोग विदेशों में युवाओं को रोजगार दिलाने के झूठे वायदे और कई लुभावने सपने दिखाकर बाहर भेजते थे। इसके बाद इनके रैकेट में फंसे युवाओं से लाओस, कंबोडिया और पूर्वी एशिया के कई देशों से बने फर्जी कॉल सेंटरों में काम करने के लिए इन्हें मजबूर किया जाता था। यहाँ से साइबर फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी समेत अन्य कई तरह की अनैतिक गतिविधियां संचालित होती रहीं। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के संबल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा और बवाल के बाद स्थिति अब शांतिपूर्ण है। संबल में जगह जगह सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और इसके अलावा जामा मस्जिद क्षेत्र के आसपास कड़ी निगरानी की जा रही है। संबल तहसील क्षेत्र में इंटरनेट पर प्रतिबंध 29 नवंबर शाम 4 बजे के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने संबल नगर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर 1 दिसंबर तक रोक जारी करी है। जिला प्रशासन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें जब सर्वे टीम वहां पर सर्वे के लिए पहुंची तो किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी नहीं की गई थी। वहीं संबल में पथराव की घटना पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जानबूझकर दंगा भड़काना, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाना, खुलेआम फायरिंग करना, पथराव करना जैसी चीजें उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। जानबूझकर दंगा फैलाना, आगजनी करना, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट करके जला देना, खुलेआम गोलियां चलाना, पत्थर फेंककर संपत्तियों को तोड़ देना, ये उत्तर प्रदेश में कम से कम संभव नहीं है। और इस प्रकार का कृत्य कोई करता है तो दंड का पात्र बनेगा। वहाँ पूरी शांति है, कहीं कोई अशांति या कोई उत्तेजना वाली बात वहाँ पर देखने में नहीं आ रही। तो राजनेताओं को मेरी सलाह है कि जो भी, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, विपक्ष में रहते हुए भी उनका दायित्व है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। उत्तेजना फैलाने वाले बयानों से उनको बचना चाहिए। और अब बात करते हैं झारखंड की, जहां हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक समारोह में सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बताएं कि 81 सदस्यों वाली विधानसभा में इंडी गठबंधन ने 56 सीट हासिल की। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले इंडी गठबंधन ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की है।
और अब बात महाराष्ट्र की, जहां आज नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। इसके लिए महायुति के तीनों दलों के नेताओं की दिल्ली में बैठक होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजित पवार, शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ सरकार गठन को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का समर्थन करेगी। ठाणे में एकनाथ शिंदे ने मीडिया से कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर फैसला लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति को मिले प्रचंड बहुमत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई। इस बीच कल भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति में कभी भी कोई अलग मत नहीं रहा। सरकार बनाने को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही हम अपने नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय लिया जाएगा। हमारे महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। और वहीं महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में अगली सरकार बनाने में उनकी ओर से कोई अड़चन नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनकी बात हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे उन्हें मंजूर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी को भी फ़ोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। और इसी सस्पेंस से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ हमारे महाराष्ट्र से संवाददाता शिशिर शेलार जुड़ गए हैं। शिशिर, क्या माने कि आज पर्दा उठ पाएगा? भाई, महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा? सत्ता की चाबी भले ही महाराष्ट्र से है, लेकिन इसका रास्ता दिल्ली में जब महायुति की बैठक है, कहीं उससे होके तो नहीं जाएगा? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, पिछले 4 दिनों से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। इसके बारे में जो महायुति के 2 पक्ष है उनके द्वारा उनका नेता का चयन, विधायक दल के नेता का चयन तो हो चुका है, बीजेपी के विधायक दल के नेता का चयन चुनना अभी बाकी है। हालांकि इस बीच तीनों भी जो पक्ष है महायुति के, उनके प्रमुख नेता जो है आज दिल्ली में है। दिल्ली में अमित शाह होंगे या फिर बाकी वरिष्ठ नेता होंगे, उनसे उनकी चर्चा होगी और चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर जो है ये कहा जा रहा है कि आज मुहर लग जाएगी यहाँ पर। साथ ही साथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि किस प्रकार से कैबिनेट होगा, कैबिनेट में कितने सबको कितना कितना जो हिस्सा मिलेगा ना, वो भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आज तय हो सकता है। और इसीलिए आज की ये बैठक जो दिल्ली में होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण है। सुबह यहाँ से अजित पवार महाराष्ट्र निकल चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस भी जो है दिल्ली पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ ये खबर भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे जब दिल्ली पहुंचेंगे तो उससे पहले जो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके साथ भी उनकी एक बैठक होगी, शिवसेना के जो एमपीज है उनकी बैठक होगी और उसके बाद फिर जो है तीनों नेताओं मिलकर जो वरिष्ठ नेता उनके साथ उनकी चर्चा होगी और बैठक में सहभागी होंगे। तो ऐसे में आज शाम तक जो है हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली से इस बारे में जो है कोई ना कोई निर्णय जरूर आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी के विधायक दल का नेता का अब तक चयन नहीं हुआ है, उसका नाम जो है सामने आ सकता है। ये कहा जा रहा है कि जो विधायक दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री का दावेदार भी होगा। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये घोषणा होनी अभी बाकी है और इसलिए सभी निगाह इस वक्त जो है उस निर्णय पर टिकी है जहां पर तीनों जो वरिष्ठ नेता है महायुति के वो दिल्ली में होंगे और चर्चा हो जाएगी। जी
तो क्या मान सकते हैं शिशिर कि इस बार भी सीएम डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को अपनाया जाएगा, ताकि क्योंकि लगातार जो तमाम अलग अलग धड़े हैं महायुति के, चाहे हम एनसीपी की बात करें, हम बात करें साथ ही साथ शिवसेना की, और भाजपा खुद भी ये कह रही है कि कोई भी विवाद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर नहीं है। एक बात स्पष्ट हो गई यहाँ पे आंचल, वो ये कि जिस प्रकार से एनसीपी हो, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये कह दिया था कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते हैं, अगर वो दावेदार है तो उसमें कोई ऐतराज नहीं होगा, तो उनकी तरफ से जो है उसमें कोई अड़चन नहीं थी। कल स्वयं एकनाथ शिंदे ने बात कही कि जो नेतागण, वरिष्ठ नेतागण फैसला लेंगे उसमें शिवसेना का पूरा समर्थन होगा। मतलब ये कि इसमें कोई अब अड़ंगा नहीं है या कोई मनमुटाव नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। अब गेंद जो है बीजेपी के पाले में है, तो ऐसे में आज का ये जो फैसला होगा ये काफी महत्वपूर्ण होगा बीजेपी की तरफ से। बीजेपी को ये देखना है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री पद का चयन किया जाता है। जाहिर सी बात है इसमें मराठा मुख्यमंत्री हो या फिर कोई और जो है मुख्यमंत्री हो, तो इस पर जो है विचार मंथन जरूर होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से आपने कहा कि क्या फॉर्मूला हो सकता है, देखिए जहां तक बात करें पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जब से ये चुनाव की प्रचंड जीत मिली है तब से बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर एनसीपी और शिवसेना के कार्यकर्ता हो, उनकी तरफ से बात कही जा रही है कि जो फॉर्मूला इस वक्त कैबिनेट का था, महाराष्ट्र में था, जिसमें एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शामिल थे, ये फॉर्मूला एक सही फॉर्मूला है, सटीक फॉर्मूला है, क्योंकि एक बैलेंस भी हो रहा है और साथ ही साथ सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व भी इसमें हो रहा है। और इसीलिए ये फॉर्मूला अगर अपनाया जाता है तो जाहिर सी बात ही अच्छी बात होगी। ये कार्यकर्ताओं का कहना है तीनों पार्टियों के मिलकर, लेकिन इस पर हालांकि अब तक कोई भी स्पष्टीकरण जो है अधिकृत रूप से नहीं आया है। जहां तक बात करें एनसीपी के नेताओं की, सुनील तटकरे ने बात कल कही थी, देखिए फॉर्मूला के ऊपर एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री के बारे में कोई चर्चा अब तक नहीं की गई है। तो वही एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि मुख्यमंत्री का चयन तो बीजेपी करेगी, लेकिन कैबिनेट का विस्तार किस प्रकार से होगा, कैबिनेट किस प्रकार से बनेगी, मैं इसी पर आने वाली थी, क्योंकि कैबिनेट का विस्तारीकरण अपने आप में बहुत अहम हो जाता है कि किस जो तमाम विधायक चुनकर आए हैं उनमें से किसको कितना वेटेज दिया जाता है। तो इसको लेकर भी खबरों के गलियारे में ये खबर आम है कि 22, 12 और 10 का फॉर्मूला अपनाने की तैयारी है और बावनकुले साहब को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में। बिल्कुल, देखिए हालांकि 22, 10 और 12 का जो फॉर्मूला है, हालांकि इस बारे में कोई स्पष्टीकरण अब तक तो नहीं है, लेकिन हम अगर पिछले कैबिनेट की बात करें तो उसमें जिस प्रकार से विभाजन किया था, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उस पर अगर नजर डाले तो वित्त मंत्री पद जो था अजित पवार के साथ एनसीपी को दिया गया था, वही गृह मंत्री पद जो है बीजेपी ने अपने पास रखा था। मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी उन्होंने अपने पास रखी थी। तो ऐसे में ये जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय है उनको जो है पिछली कैबिनेट के उसमें देखे तो तीनों पार्टियों को जो है समसमान उसमें बांटा गया था, तरजीह दी गई थी। इस बार थोड़ी की परिस्थिति अलग है, वो इसलिए भी क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी की 135 सीटें इसमें आई है, साथ ही साथ शिवसेना की भी सीटें बढ़ी है, एनसीपी की सीटें बढ़ी है। तो ऐसे में क्या ये जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है, मंत्रालय है, क्या वो मित्र पक्षों में बांटे जाएंगे, किस प्रकार से जो है उनका आवंटन होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी और इसमें चर्चा भी गहन होगी। मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है कि अब तो पर्दा हट चुका है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। और शायद आज की जो मीटिंग, जो मैंने पहले कहा था कि इसके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से कैबिनेट जो है उसका विस्तार किया जाए, कौन से दल को कितने कैबिनेट जो है मंत्रालय दिए जाए, इसका भी कहीं ना कहीं आज हम ये कह सकते हैं कि इस पर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, और आज गुरुवार है तो सियासत का गुरु कौन साबित होगा महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से, ये आज देखना अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार
चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकेडमी के 99वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करने वाले हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने की मांग वाले 7 भाजपा सांसदों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। सांसदों ने याचिका दायर कर मांग की है कि वो दिल्ली सरकार को निर्देश दें कि वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दिल्ली में लागू करे, ताकि देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों की तरह दिल्ली वासियों को भी इस योजना का फायदा मिले। याचिका के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक कुल 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से 33 इस योजना को लागू कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे अभी तक लागू नहीं किया। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने अर्जी दायर कर कोर्ट से इस केस में मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी की कॉपी की मांग की। वहीं ईडी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब देगा। आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। चिदम्बरम ने निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लिए जाने को चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अभियोजन शुरू करने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं ली। ईडी इस पर अपना पक्ष रखेगी। पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक विजय मिश्रा की अपील पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले यूपी के बदोही की एक अदालत ने 4 बार विधायक रह चुके विजय मिश्रा को बलात्कार और आपराधिक धमकी मामले में दोषी ठहराया था। अब इस मामले की आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद है। विजय मिश्रा को बलात्कार मामले में 15 साल की सजा के साथ 1,10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। आपको बताएं कि विजय मिश्रा यूपी के बदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट हुई हैं, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई फैसलों को चुनौती दी। इसमें मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक मानने के कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। साथ ही विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने के साथ साथ निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाईकोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के आदेश को भी चुनौती दी है। मामले में दायर 15 याचिकाओं पर न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को लेकर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के टाड़ा कोर्ट के सितंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें कोर्ट ने इंडियन एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या और रूबिया सईद के अपहरण के मामले में यासीन मलिक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था। पिछली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यासीन मलिक कोई आम आतंकवादी नहीं, वो लगातार पाकिस्तान जाता रहा है। हाफिज सईद के साथ उसने मन साझा किया, हम उसे जम्मू कश्मीर नहीं ले जाना चाहते। उसके जम्मू कश्मीर जाने से वहाँ का माहौल बिगड़ सकता है। अगर वो व्यक्तिगत पेशी पर ही अड़ा हुआ है तो फिर ट्रायल यहाँ दिल्ली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या यासीन मलिक का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और आज की सुनवाई में कोर्ट तय कर सकता है कि ग्रैप 4 के तहत लगी पाबंदियों को जारी रखा जाए या नहीं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक वह खुद इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि हवा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, तब तक वो ग्रैप 4 को हटाने का फैसला नहीं लेगा। इसी के मद्देनजर कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिश्नर से कहा था कि वो कोर्ट के सामने प्रदूषण से जुड़ा अपडेटेड डेटा रखे।
इसी के आधार पर कोर्ट तय करेगा कि क्या ग्रैब 4 के तहत लगी पाबंदियों में कुछ छूट दी जा सकती है या नहीं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन पर अमल करने में नाकामयाब एनसीआर राज्यों के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा था। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता और इस्कॉन से जुड़े पुंडरीक धाम के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद अब बांग्लादेश में इस्कॉन के शिवचर स्थित केंद्र को लोगों के एक समूह ने जबरन बंद करा दिया। यही नहीं, इस्कॉन के श्रद्धालुओं को सेना के जवान अपने वाहन में भरकर ले गए। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमन दास ने एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में शिवचर स्थित इस्कॉन नमहट्टा केंद्र को मुस्लिमों ने जबरन बंद कर दिया। सेना आई और इस्कॉन श्रद्धालुओं को एक वाहन में भरकर ले गई। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी संलग्न किया जिसमें स्थानीय इस्लामी समूह के नेता शिवचर में इस्कॉन केंद्र को बंद करने की मांग कर रहे हैं। दास ने दावा किया कि वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि कुछ लोग इस अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था के संस्थापक की तस्वीर वाले इस्कॉन मंदिर के बोर्ड को हटाने में लगे हुए हैं। इस मामले को लेकर संत समाज द्वारा आज कोलकाता में प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी बुधवार को कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। संत चिन्मय प्रभु को देशद्रोह के आरोप में बांग्लादेश के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। बांग्लादेश में सनातन अनुयायी इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। हिरासत के फैसले के बाद मंगलवार को कोर्ट परिसर में ही प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस झड़प के दौरान एक वकील की मौत भी हुई है। अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर चिंता जताई और वैश्विक नेताओं से चरमपंथियों द्वारा हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को रोकने का आह्वान किया। अपने एक पोस्ट में सिंगर ने धार्मिक स्वतंत्रता और वैश्विक स्तर पर आस्था रखने वाले सभी लोगों की सुरक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। मैरी मिलबेन एक अमेरिकी सिंगर, एक्ट्रेस और मीडिया पर्सनैलिटी हैं। तमिलनाडु में फेंगल चक्रवात की वजह से शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। भारतीय नौसेना ने आपदा तैयारी प्रयासों को तेज कर दिया क्योंकि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात फेंगल तेज हो गया है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। पूर्वी नौसेना कमान के तमिलनाडु मुख्यालय और पुडुचेरी नौसेना क्षेत्र के साथ समन्वय में चक्रवात के संभावित प्रभावों को कम करने के लिए एक मजबूत आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय किया गया। मानवीय सहायता, आपदा राहत और खोज और बचाव कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नौसेना और अधिकारी तेजी से प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही वाहनों में भोजन, पेयजल, दवाइयों सहित आवश्यक राहत सामग्री भरी जा रही है, जबकि विशेष बाढ़ राहत दल को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। मुख्यालय TNP ने अपनी गोताखोरी टीमों को भी हाई अलर्ट पर रखा ताकि जरूरत पड़ने पर आपातकालीन बचाव मिशन शुरू किया जा सके। चक्रवात फेंगल, जिसके लिए अगले 48 घंटों में तीव्र होने का अनुमान जताया गया। अधिकारियों ने निचले और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा सलाह का पालन करने का भी आग्रह किया है। और अब बात महाकुंभ से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश सरकार इस महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का दौरा किया और कुंभ मेले में चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने मेला क्षेत्र के अनेक स्थानों का निरीक्षण किया और अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा और स्वच्छता मित्रों और गंगा के सेवा दूतों के लिए उपकरण और विकास कार्यों की योजनाओं का भी अनावरण किया है। अगले साल यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रयागराज दौरे पर महाकुंभ की तैयारियों को गति दी। योगी ने कुंभ मेले में चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की, अनेक स्थानों का निरीक्षण किया। योगी ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा, स्वच्छता मित्रों और गंगा सेवा दूतों के लिए 237.38 करोड़ रुपए के उपकरण एवं विकास परियोजनाओं का अनावरण किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भव्य और दिव्य महाकुंभ के साथ डिजिटल महाकुंभ की परिकल्पना को हमें दुनिया के सामने उसी भव्यता और दिव्यता के साथ विराट रूप में प्रस्तुत करना है। प्रयागराज भगवान की कृपा से हम सबको अपने इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को दुनिया के सामने सबसे विराट समागम को हमें उसी दिव्यता और भव्यता के साथ उसका विराट स्वरूप के साथ संपन्न करना है। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ दुनिया के मंचों पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छाप छोड़ेगा। योगी ने बताया, इस बार कुंभ का क्षेत्र बढ़ाया गया है। पहले 1800 हेक्टेयर का क्षेत्र हुआ करता था, जो बढ़कर 2000 हुआ, फिर 2500 और कुंभ में ये 3200 हेक्टेयर तक पहुंच गया। इस बार ये 4000 हेक्टेयर के विस्तृत भूभाग में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 25 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा 1850 हेक्टेयर की पार्किंग भी संगम तट से एक निश्चित स्थान पर प्रदान की जा रही है। महाकुंभ के दौरान डिजिटल कुंभ को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत प्रयागराज सिटी का डिजिटल टूरिज्म मैप विकसित किया जा रहा है। डिजिटल स्वच्छता और डिजिटल सुरक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति आए, उसे सारा कार्यक्रम अपने स्मार्टफोन के जरिए डिजिटली पता चल सकेगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रयागराज में आगमन है। वो यहां लगभग 6500 करोड़ रुपए से महाकुंभ की परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लगभग 6500 करोड़ रुपए से कुंभ की परियोजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम और उस कार्यक्रम के साथ एक भव्य और दिव्य कुंभ की परिकल्पना के साथ ही डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में प्रयागराज में आगमन है। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में जो 6 प्रमुख स्नान होने हैं, उनमें 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 जनवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह ने समाज सुधारक और शिक्षाविद ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। अमित शाह ने एक्स पर कहा, महान समाज सुधारक और शिक्षाविद ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। ज्योतिबा फुले जी ने एक ओर वंचितों के उत्थान के लिए अथक काम किए, तो दूसरी ओर शिक्षा को सकारात्मक बदलाव का सशक्त माध्यम बनाया। विषम परिस्थितियों में भी सामाजिक समरसता के लिए प्रतिबद्ध रहने वाले ज्योतिबा फुले जी नारी शक्ति के और नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका जीवन और दर्शन जन कल्याण और भावी पीढ़ी के निर्माण की प्रेरणा देते रहेंगे। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ आधुनिकता पर भी जोर दे रहा है। बात करें आंकड़ों की तो 2014 के बाद से देश में रेलवे की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। इस दौरान देश में भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 97% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर लिया। वहीं आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से ट्रेन दुर्घटनाओं में बड़ी कमी दर्ज की गई। देखिए रिपोर्ट। भारतीय रेलवे लगातार विकास के नए आयाम बनाता जा रहा है, चाहे फिर वो यात्रियों के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं का विस्तार हो या फिर आधुनिक होती प्रणाली दिन ब दिन रेलवे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण मिशन मोड में शुरू किया हुआ है। 2014-15 से भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क पर लगभग 45,200 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जबकि 2004 से 2014 के दौरान लगभग 1.42 किलोमीटर प्रतिदिन के मुकाबले 2023-24 के दौरान लगभग 19.7 किलोमीटर प्रतिदिन तक विद्युतीकरण में बड़ा उछाल आया है। वर्तमान में भारतीय रेलवे के कुल बीजी नेटवर्क का लगभग 97% विद्युतीकरण हो गया है। खास बात यह है कि जहां इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है, तो दूसरी तरफ डीजल ट्रैक्शन की तुलना में लगभग 70% अधिक किफायती भी है। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों से दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। 2014-15 में 135 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थीं, जो 2023-24 में घटकर 40 रह गई हैं। इन दुर्घटनाओं के कारणों में मुख्य रूप से ट्रैक में खराबी, लोको कोच में खराबी, उपकरणों की खराबी, मानवीय त्रुटियां आदि शामिल हैं। खास बात यह है कि 2004 से 2014 के दौरान रेल दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष औसतन 171 रहीं,
जो कि 2014 से 2024 की अवधि के दौरान घटकर प्रतिवर्ष औसतन 68 रह गई हैं। भारतीय रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसी क्रम में मानवीय चूक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस साल 31 अक्टूबर तक 6,608 स्टेशनों पर पॉइंट और सिग्नल के केंद्रीकृत संचालन के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम उपलब्ध कराए गए हैं। इस दौरान 11,053 लेवल क्रॉसिंग गेटों की इंटरलॉकिंग की गई है, जबकि 6,619 स्टेशनों की पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग की गई है। वहीं ट्रेन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए कवच को भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जो कि एक स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच का उद्देश्य खतरे पर सिग्नल पार करने वाली ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान करना और टकराव से बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 का आयोजन आज से महाराष्ट्र में हो रहा है। यह अभ्यास 30 नवंबर तक जारी रहेगा। अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य भारत और सिंगापुर की तोपखाना इकाइयों के बीच पेशेवर सैन्य बातचीत को बढ़ाना है। इस अभ्यास में भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान होगा। इस अभ्यास का मकसद सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत तमाम चुनौतियों के बावजूद बीते 10 सालों में निर्यात को दोगुना करने में कामयाब हुआ। उन्होंने बताया कि संसद के सत्र के बाद भारत यूके मुख्य व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। भारत के उद्योग जगत को आत्मनिर्भर बनाने की बात भी कही और साथ ही इसी वित्त वर्ष में $800 बिलियन के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने का दावा भी। 24-25, we expect to cross $800 billion of exports for the first time in India's history. In a way, despite having inherited such a weak economy, despite the Indian currency being one of the strongest performing currency amongst all emerging markets and not depreciating as much as other developing countries, despite 2 years of COVID, 2 international wars and the Red Sea crisis, despite all of these challenges, I do see before my eyes a further rapid growth in our export income. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि आज भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के निर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक देश है। उन्होंने बताया कि भारत में 1600 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स काम कर रहे हैं। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप की दुनिया भारत में है। 110 से ज़्यादा यूनिकॉर्न भारत में है। विश्व का सबसे अट्रैक्टिव अगर कोई डेस्टिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, अगर विश्व का सबसे कोई अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है डेटा सेंटर्स लगाने के लिए, अगर कोई विश्व का सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जो आज दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ आ रही हैं, भारत में बड़े बड़े सेंटर्स में लाखों लोगों को, युवा युवतियों को विशेषकर नौकरियां मिल रही हैं। अफोर्डेबल कंपेटिटिव प्राइस पे इंटरनेट और डेटा होने के कारण पूरी दुनिया समझ गई है कि भारत एकमात्र देश है जहां पे हमने अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाना चाहिए। और वक्त थोड़ी सी ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हिसाब बराबर के ग्रैंड प्रीमियर में फिल्म की टीम पहुंची। इस मौके पर रेड कारपेट पर कीर्ति कुलकर्णी, आर माधवन, नील नितिन मुकेश ने चहलकदमी की। एक्टर नील नितिन मुकेश से खास बात की डीडी न्यूज़ ने।
हिसाब बराबर ये फिल्म है इफ़ी 2024 के मंच पर आ रही है। मेरे साथ है नील नितिन मुकेश। नील जी, हिसाब बराबर, लेकिन आज भी एक बहुत ही बेहतरीन किरदारों के साथ लगातार आप दर्शकों के बीच आ रहे हैं, लेकिन आज भी जिक्र होता है जॉनी गद्दार का। किस तरह से देखते हैं इस नई फिल्म को लेकर आप? वो थी फिल्म ऐसी और श्रीराम जी ने मुझे मौका दिया उनके साथ काम करने का, हमेशा आभारी रहूँगा। हिसाब बराबर इज़ अ वेरी इम्पैक्टफुल फिल्म अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इट्स अ स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन वर्सेस अ सिस्टम। और अक्सर हम देखते हैं कि एक आम आदमी की आवाज़ उस बड़े लेवल तक नहीं पहुंच पाती। तो एक ये कहानी है माधवन जी के किरदार की, जो है राधे मोहन शर्मा, जिनके साथ उनका हिसाब गड़बड़ा जाता है और उनका एक दिन का इंटरेस्ट जो है 27 रुपये 50 पैसे का, वो आता नहीं उनके बैंक के अकाउंट में। और धीरे धीरे वो खुलासा करते हैं एक बहुत बड़े स्कैम का, और जिस बैंक के बारे में ये खुलासा होता है उस बैंक का CEO जो है वो मेरा किरदार है, मिक्की मेहता, जो कि बहुत ही एक्सेंट्रिक किस्म का बंदा है। और उसे लगता है कि एक 27 रुपये 50 पैसे के लिए बंदा कितना ही और किस हद तक जा पाएगा। बट धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो एक आदमी की सच्चाई के लिए जो वो लड़ाई करता है, वो सच्चाई की जीत कैसे होती है, आई थिंक वही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाल फिलहाल में आप काफ़ी बेहतरीन किरदारों के सामने आ रहे हैं। विलन का जो नेगेटिव शेड एक है वो कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरती से आप अदा कर रहे हैं। वज़ीर का जिक्र करना चाहूँगी, वज़ीर, साहो, बहुत ही बेहतरीन फिल्मों के साथ आ रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं आज, चूँकि इस मुकाम पर आकर जॉनी गद्दार की ज़रूर बात होती है, लेकिन डाउन साउथ आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। एक जर्नी ज़रूर, एक सफ़र का लगातार जिक्र होता है कि किस तरह से आप इस सफ़र पर यहाँ पहुँच रहे हैं, दिन पर दिन निखार आप पे आ रहा है। बस मेरी पहली फिल्म से ही कोशिश रही है कि मैं ऑडियंस को निराश ना करूं अपने किरदारों के साथ। जहां हो सकता तो मैं एक लव स्टोरी से डेब्यू कर सकता था, बट मैंने फिल्म चुनी जॉनी गद्दार, जो कि बहुत ही हटके कैरेक्टर था। I noticed that with my fans who come up very sweetly and they wish me and they pour a lot of their love for me. But I think ये ट्रेंड मैं छोड़ूंगा नहीं, कोशिश करते रहूँगा। इनफैक्ट इस साल जो मेरी फिल्में आ रही हैं उनमें सब में बहुत अलग अलग किस्म के शेड्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच पर आए हैं, थोड़ा सा किस तरह का माहौल है यहाँ पर? और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जाते हैं, लेकिन ये अपना भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। बिल्कुल, मैं बहुत ही आभारी हूँ इफ़ी का 55th फिल्म फेस्टिवल, एंड आई थिंक इट्स सच अ ब्रिलियंट एंड बिग प्लेटफॉर्म। हमें ये मंच दिया हमारी फिल्म हिसाब बराबर के लिए, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी हम्बल्ड। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। एक से बढ़कर एक सितारे पहुँच रहे हैं इफ़ी के मंच पर। हिसाब बराबर एक अलग तरह की फिल्म है, दिग्गज सितारों से सजी है, लेकिन अपनी कहानी को लेकर लगातार चर्चा में है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। और पिछले 14 दिनों से दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न हो गया। मेले के आखिरी दिन काफ़ी संख्या में लोगों ने मेले का अवलोकन किया। मेले में विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ पंडालों को पुरस्कार भी दिए गए। किन्हें मिला ये पुरस्कार, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशान अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के आखिरी दिन बुधवार को काफी संख्या में लोग मेले का दीदार करने पहुंचे। हर तरफ हो रही खरीदारी से मेले में प्रदर्शक भी काफी उत्साहित नजर आए। हमारे को कस्टमर्स का जो रिस्पांस था बहुत ही ज़बरदस्त था। हम यहाँ पे सीबकथॉर्न से बने हुए उत्पादों के अंदर डील कर रहे हैं, और हमारे को जो पहले दिन पे, दूसरे दिन पे अंतर्राष्ट्रीय मेले में कस्टमर्स मिले थे, वो हमारे पास में आखिरी दिन पे आकर के रीपरचेज कर रहे हैं। उम्मीद से ज़्यादा भीड़ देखने को मिला और यहाँ से हम बहुत सेटिस्फाई हैं। और सबसे अच्छा कि जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और जो है हमारे उत्पादों को बहुत अच्छे से प्रोत्साहन भी किया। मेला बहुत ही एक्साइटिंग रहा और जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ही पॉजिटिव रहा। और कस्टमर, जो पुराना कस्टमर्स है वो लोग तो आते ही है, इसके अलावा नया कस्टमर काफ़ी अटैचमेंट हुई है, प्रोडक्ट लाइक कर रही है, नया प्रोडक्ट कस्टमर के एक्सपीरियंस अच्छा आ रही है, बहुत ही अच्छा गया मेला। मेले में सर्वश्रेष्ठ पंडालों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इनमें थीम के अनुसार यानी विकसित भारत 2047 के अनुरूप पंडाल बनाने के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पंडाल के रूप में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, जबकि ओडिशा को रजत और असम को कांस्य पदक प्रदान किया गया। PSU और PSBS की श्रेणी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जहां स्वर्ण पदक मिला,
तो वहीं कमोडिटी बोर्ड के लिए कॉयर बोर्ड को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। विदेश की श्रेणी में ट्यूनीशिया को स्वर्ण पदक मिला, जबकि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुडुचेरी को स्वर्ण और स्वच्छ राज्यों के पंडाल के लिए गोवा को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। मंत्रालय और विभागों की श्रेणी में खान मंत्रालय को स्वर्ण पदक, आयुष मंत्रालय को रजत पदक, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन डिजी लॉकर को कांस्य, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। सशक्त भारत के लिए जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय के सरस को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, तो वहीं खादी ग्रामोद्योग को रजत पदक, एमएसएमई और पंचायती राज को कांस्य पदक प्रदान किया गया। पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच की श्रेणी में सेबी को जहां गोल्ड मिला, तो वहीं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को रजत, सीबीआईसी और सीबीडीटी को कांस्य पदक, जबकि एनडीएमए और डाक विभाग को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। 45वां जो संस्करण था वो संपन्न हुआ और हम कह सकते हैं कि ये अभी तक हुए जितने भी हमारे ट्रेड फेयर थे उन सभी पे ये सर्वोपरि है। इसमें रिकॉर्ड एग्जिबिटर्स आए, रिकॉर्ड स्टॉल्स बने और बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि रिकॉर्ड संख्या में यहाँ पे अब की बार विजिटर्स आए। इस बार व्यापार मेले में साझेदार राज्य के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार को स्वर्ण पदक दिया गया, जबकि फोकस राज्य के रूप में झारखंड को स्वर्ण पदक मिला। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की वैधता से इनकार किया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक पोस्ट में कहा गया कि इजरायल हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के प्राधिकार और प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री के विरुद्ध जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट की वैधता से इनकार करता है। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जेरूसलम में प्रधानमंत्री कार्यालय में अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात की। सेनेटर ने उन्हें आईसीसी और इसके साथ सहयोग करने वाले देशों के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस में उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इजरायली प्रधानमंत्री ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्णय को निराधार बताते हुए कहा कि यदि आईसीसी अपील को खारिज कर दे तो इससे अमेरिका और दुनिया भर में इजरायल के मित्रों को पता चल जाएगा कि आईसीसी इजरायल के प्रति कितना पक्षपाती है। इससे पहले व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कवरिन जीन पियरे ने एक प्रेस ब्रीफिंग में आईसीसी के निर्णय पर चिंता जताते हुए कहा कि वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अदालत के फैसले को मौलिक रूप से अस्वीकार किया जाता है। बात हॉकी की। भारत ने जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में थाईलैंड पर 11-0 की जीत के साथ शानदार शुरुआत की। ओमान में खेली जा रही प्रतियोगिता के पूल ए के मैच में भारतीय टीम ने आमिर अली के अगुवाई और पूर्व भारतीय गोलकीपर पीआर श्रीजीश के प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। अगला मैच जो है वो जापान से होना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश ने मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के खिलाफ पहली जीत दर्ज की। डी गुकेश 37 सालों के बाद डिंग लिरेन को हराने में सफल रहे। तीसरे राउंड के बाद दोनों खिलाड़ियों का स्कोर बराबर हो गया और इससे पहले डिंग लिरेन ने पहला राउंड जीता था, वहीं दूसरा राउंड ड्रॉ रहा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ी आज चौथे गेम में आमने सामने होंगे। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। बुमराह ने पर्थ टेस्ट में भारत की जीत में शानदार प्रदर्शन किया था और 8 विकेट हासिल किए। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर बुमराह ने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 883 रेटिंग अंक हासिल किए। ये किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज द्वारा हासिल किए गए सर्वाधिक रेटिंग अंक हैं। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज पुरुष एकल वर्ग में लक्सेन राउंड ऑफ 16 का मैच खेलेंगे। लक्सेन का सामना दानिल दुबोवेंको से होना है। वहीं पुरुष एकल वर्ग में ही भारतीय किरण जॉर्ज राउंड ऑफ 16 के मैच में जापान की शोगो ओगावा से भिड़ेंगे। वहीं महिला एकल वर्ग राउंड 16 में आज पीवी सिंधु का सामना ईरा शर्मा के साथ।
मालविका बंसोड़ राउंड ऑफ 16 के मैच में श्रेयांशी वेलशेट्टी के साथ 2-2 हाथ करेंगी। देश के सार्वजनिक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव की शुरुआत की। डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज डाउनलोड कर सकते हैं आप। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, आप इसे एप्पल स्टोर, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं QR कोड के जरिए स्कैन से। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।